अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। सबसे पहले आज यौम शोहदा कश्मीर 13 जुलाई 1931 की याद में पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, जहां कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है। जब 13 जुलाई का दिन था और डोगर महाराज की फ़ौजों ने पुरअमन कश्मीरी मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी थी और उसके नतीजे में 22 शोहदा थे जो कि जिन्होंने शहादत नोश फरमाई, और उसके बाद से कश्मीर की एक तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। आज हमने देखा सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुख्तलिफ़ जगहों से इस पर ट्वीट्स और पैगामात भी आए। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने सोचा कि इस बात का हम तज़किरा कर दें, क्योंकि कश्मीर इस वक्त जो पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर है वो भी मरकज़ निगाह है, क्योंकि तमाम तर इलेक्शन कैंपेन इस वक्त वहाँ पर चल रही है। पहले बिलावल साहब वहाँ पर कैंपेन करते रहे, फिर उसके बाद वो अमेरिका रवाना हो गए, लेकिन मरीम नवाज़ साहब अपने जलसे कर रही हैं, आड़े हाथों ले रही हैं वहाँ पर इमरान खान साहब को, उनकी हुकूमत को। इसी तरह हुकूमती वज़रा आज वहाँ पर जो जलसे कर रहे थे, जलसों में ख़िताब कर रहे थे, वो भी बड़े सख्त अल्फाज मरीम साहिबा, बिलावल साहब के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से वो भी बड़े सख्त अल्फाज का उन्होंने भी चुनाव आज के दिन में किया। और अली अमीन गंडापुर साहब ने तो बड़ा खुलकर, जो कि इलेक्शन रूल्स की वायलेशन है, बताया कि कितने पैसे लगाकर उन्होंने जीबी में इलेक्शन जीता है और 1-1 करोड़ रुपया उन्होंने कहा जी एक वोट के हिसाब से, पता नहीं फिर कितने अरबों की बात की। तो यहाँ तक उन्होंने मतलब ये खुलेआम ये कन्फेशन कर लिया। माजी में भी ऐसी चीज़ें होती रही हैं कि जिसकी वफाक में हुकूमत रही है वो वहाँ पर जीबी हो या कश्मीर हो अपनी हुकूमत बनाता रहे, लेकिन ऐसे एतराफ़ात जो हैं वो बड़े कम हमें सुनने में मिलते हैं, जिस तरह के खुल्लम खुल्ले आज भी हमें सुनने को मिले। और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो ये मौजूदा हुकूमती वज़रा करते रहते हैं, जिन पर बाज़ औक़ात इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बात क्या करे प्रोग्राम में या क्या कमेंट करे। लेकिन चाहूँगा मैं कि इस पर भी हम ज़रूर बात करें, लेकिन कश्मीर से के इलेक्शन से पहले जो प्रोग्राम के आगाज़ से मैं जिस पर बात करना चाहूँगा वो है एक मामला जो कल 3 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि ये जो केसेस चल रहे हैं इनमें इनको लाइव दिखाया जाए, कैमराज़ के ज़रिए आम आवाम देख सकें कि ये किस तरह की दलीलें अपोजिशन के लोग देते हैं। और ये अपील उनकी बिल्कुल बड़ी शायद एक हद तक जायज़ भी थी, लेकिन मुल्क की आला अदलिया का ये सवाबदीद है कि वो जो भी फ़ैसला इस पर देते हैं। इससे पहले काजी फ़ैज़ ईसा साहब के मामले पर भी इस तरह की बात सामने आई थी, लेकिन वो मामला नहीं हो सका था। अब भी ये अदलिया की सवाबदीद है, लेकिन आज दिलचस्प बात ये थी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब पेश हुए समात के लिए और मीडिया से बात की तो उन्होंने भी इस बात को वेलकम किया। तो यानी कि अब अपोजिशन भी जो केसेस का सामना कर रही है वो भी इस बात को कबूल कर रही है और उनका मानना है कि ये तमाम तर केसेस सिर्फ ज़ुबानबंदी के लिए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये भी कि जो केसेस बनाए गए हैं उनमें अगर हाल ही में भी ख्वाजा आसिफ साहब की ज़मानत का मामला देखें तो वो भी बनता ही नहीं था केस उन पर, और उसके अलावा जितने रहनुमा थे उनको अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, वो उनके केसेस आगे परस्यू नहीं हो रहे। और एहतसाब के सिनारे में जिसमें हुकूमत ने उलझाया हुआ था 3 साल से, अब तक का हासिल वसूल कुछ नहीं है। कल शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 अरब रुपए की बात की, वो भी ना जरदारी साहब ने तस्लीम किए ना नून लीग की किसी बड़ी शख्सियत ने तस्लीम किए, बट इनके अराउंड जो केसेस थे उनमें से कुछ अरब इन्होंने वसूल किए हैं। लेकिन जितना कुछ कहा गया उसके मुकाबले में दैट्स पीनट्स, वो कुछ भी नहीं है जितनी बड़े केसेस ज़ाहिर किए जा रहे थे। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस पर बात करें, फिर कश्मीर इलेक्शन पर जाएँ और थोड़ा सा तज़किरा अगर हमें वक्त मिला तो हम हफीज़ शेख साहब के हवाले से जो अब रेफरेंस की बात है, और वो भी उस दौर का जब वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर थे और फिर इनके रहे, फिर इनको पसंद नहीं आए, हटा दिया गया। अब शौकत तरीन साहब के लिए मेरे ख्याल से सोचने की बात है। हफीज़ शेख साहब तो अब जो होना था हो गया। मैं चाहूँगा इस पर भी कमेंट में मानो कर लें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। इमरान याकूब साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एंकर पर्सन, सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेता हूँ। सर, सबसे पहले ये जो कैमराज़ की तजवीज़ है ये किस हद तक दुरुस्त है और इसमें किसकी जगहसाई होगी? ये तमाम तर लोग जो केसेस भुगत रहे होते हैं या नैब की? एज़ यू हैव सर्व्ड इन नैब, आप बेहतर बता सकते हैं कि अगर ये वाक़या हो ही जाता है, तो हम नहीं कहते हो या ना हो, क्योंकि ये अदालत की सवाबदीद है, दरख्वास्त कर दी, उन्होंने भी कह दिया, हो जाता है तो मामला किस तरफ जाएगा? लेकिन बात यह है कि इट डिपेंड्स के नैब में केसेस इनके ऊपर जेन्युइन कितने अच्छे बनाए हैं और कितनी प्रोसिक्यूशन की जो एक्शनेबल एविडेंस है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये सब अहम चीज़ होती है। जब भी केस की इंक्वायरी होती है तो उस पर डिपेंड करता है कि आपके जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने एक्सपीरियंस हैं, साथ जो प्रोसिक्यूटरों के साथ लगाए हुए वो कितने एक्सपीरियंस है, और लकूनस जो हैं वो कितने बेहतर समझते हैं कौन सी चीज़ गलत साबित होती है, कौन सा प्रूफ 2+2 बिल्कुल अवेलेबल है, जैसे कंप्राइज स्टेटमेंट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। एक तो ये बात है।
सेकंड देखिए, हम नैब की जो बात करते हैं ना, नैब के एक लिमिट्स है। प्रॉब्लम ये है कि जब नैब में केस आता है, वो सारा उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, केस बनाते हैं। कई केसेस तो वो हैं जो कि अब उनके रेफरेंस बन गए हैं। अब रेफरेंस के बाद इशू ये हो जाता है कि रेफरेंस के बाद अब वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, जज हाजिर है, जज की पोस्टिंग नहीं है, एक जज चेंज होता है, 6 महीने बाद दूसरा आता है, एक डेढ़ होता है। नंबर 2 ये है कि ये भी देखते हैं कि उनके पास उतनी कितनी एविडेंस है। जब ये जैसे मिसाल के तौर पे हम ख्वाजा अशरफ की किसी की मिसाल ले लें, जब इनको पकड़ते हैं, इंक्वायरी करते हैं ताकि ये इन्फ्लुएंस न करे, आपने इंक्वायरी कर ली, उसके बाद इनका जुडिशियल रिमांड खत्म हो, जुडिशियल कस्टडी होकर जेल चले जाते हैं, उसके बाद ये दे आर नॉट रिक्वायर्ड, दे आर नॉट कोर्ट की सवाबदीद है कि वो इनको बेल दे दें या ना दें, वो आप कोर्ट की मर्जी है। लेकिन जो एविडेंस लेनी थी वो ले ली जाती है एट टाइम। जो नहीं, लेकिन ब्रिगेड साहब ये जो एविडेंस है ये सफिशिएंट नहीं होता ना, तभी तो अदालत बेल दे देती है ना। ऐसा तो नहीं है कि अदालत कोई नैब के केसेस में रिलीफ देना चाहती है, जो पार्टी है नैब को एविडेंस नहीं ना काफ़ी लगता होगा तो अदालत बेल दे देती होगी। असल देखिए, उसमें यह है कि जब एक दफ़ा केस फाइंड, आपने एविडेंस को ले ली, आपने इंक्वायरी कर ली, उसके बाद वो जो भी एक्यूज है वो ही नो इट इज़ कोर्ट की मर्जी है कि वो क्या करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी ये हो रही है कि इस वक्त गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड नैब, दे आर नॉट ऑन वन पेज। जहाँ पर मेगा करप्शन केसेस होते हैं जिस मुल्क में भी, जैसे पनामा केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मॉनिटरिंग के लिए डिटेल कर दिया था। लाइफ में अगर ये हुकूमत बैठ के उनसे ये फैसला करा लेती कि जी ये 10 केसेस हैं, मेगा करप्शन है, बड़ी नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप इन्वॉल्व है, पाकिस्तान को पैसे की प्रॉब्लम है, हमें वो भी चाहिए, इनका भी एक दफ़ा डिसाइड हो जाए, तो उस पर ये अगर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस डिटेल कर देते और वो 3 महीने में डिसाइड होता कि हर केस 3 महीने में ख़त्म होगा, डेली मॉनिटरिंग होगी और 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट जाएगी वर्ड अदालतों में मिले क्या डिफेंस डिटेल कर रही है, प्रोसिक्यूशन डिटेल कर रही है, क्या कर रही है, तो उसमें अच्छा होता है। ये हमारी सबसे बदकिस्मती ये है कि हम अपने देखें एक कौम का दायरा है। मैं ऑनेस्टली आई एम नॉट कि मैंने नैब में रहा हूँ, मैं बहुत कम रहा हूँ, लेकिन एक आपके पास ऐसा वॉचडॉग है जिससे लोग डरते हैं। डरते इसलिए भी वो काम कर रहा है, कम से कम उसको इतना स्पेंड करें, इम्प्रूव करें, जहाँ गलतियाँ हैं उसको ठीक है, उसको इम्प्रूव करें, चीज़ों में बेहतरी लाई जाए। राइटली सेड। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। जी वेलकम बैक। इमरान याकूब साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो एक मौक़िफ़ अपनाया है इस वक्त अपोजिशन ने कि जी सारे केसेस में ज़मानतें हैं, आपने मंशियात डाल दी, आज गाड़ी की सुपुर्दारी का चक्कर चल रहा है, राना सनाउल्लाह साहब तो बाहर हैं, क्या बना, कस्में उठाई गई थी, बड़े दावे थे। अब लोग ये सवाल वाकई कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे कि एहतसाब के चक्कर में आपने इतना फंसाए रखा, आउटकम कुछ नहीं है, और अब भी आप कहते हैं मज़ीद एहतसाब करेंगे। तो अब छोड़ दीजिए इसको, साथ मिलाइए ऑपोजिशन को, मुल्क की तरक्की पर बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो जो आपने कहा कि पहले 3 हुकूमती वज़रा ने यह मुतालबा किया कि जनाब केसेस जो हैं वो उनमें कैमरे लगे हों और दिखाई जाए अदालती कार्रवाई, और फिर आपने खुद ही कहा कि अपोजिशन जो है उसने भी कहा कि बिल्कुल जी हम तो हाजिर हैं, जो हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये बड़ा एक अलमिया है कि अगर तमाम सियासतदान हुकूमती हों या अपोजिशन के, अगर वो ये कहें कि अदालतों में जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है वो दोनों के लिए काबिल कबूल ना हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है और कानूनी तरीक़ाकार वो नहीं अपनाया जा रहा जो कि अपनाया जाना चाहिए। लेकिन इस पर तफसीली बात करने से पहले मैं ब्रिगेडियर साहब ने जो गुफ्तगू की इस पर ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस्ड और पढ़े लिखे आदमी हैं और हम हमेशा इनकी बातों से सीखते हैं, लेकिन आज बड़ी माजरत के साथ मैं इनकी बातों से मुत्तफिक नहीं हूँ। सबसे पहले इन्होंने जो सबसे आखिर में बात की कि जी एक ही इदारा रह गया जो जिससे लोग डरते हैं,
तो सर मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि नैब का मकसद लोगों को डराना नहीं है। आप हमें वो इदारे नहीं चाहिए जिनसे लोग डरें, हमें तो वो इदारे चाहिए जो इंसाफ करें, जो लूटी हुई दौलत हमें वापस दिलवाएं, जो मुल्की ख़जाना लूटने वालों को सज़ा दिलवाएं और लूटी हुई दौलत को वापस ख़जाने में जमा कराएं, ताकि मुझ जैसे, आप जैसे या ब्रिगेडियर साहब जैसे ईमानदार जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो खुशहाली के साथ यहाँ पे ज़िंदगी गुजार सके, गरीब को उसका हक मिल सके, गरीब को चीनी आटा सस्ता मिल सके। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मेगा करप्शन के जो केसेस हैं वो 3 महीने में ख़त्म होने चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। मैं तो समझता हूँ इससे भी जल्दी आप ख़त्म कर लें, लेकिन ये यहाँ तो 3-3 साल में ख़त्म नहीं होते। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि नैब और प्रोसिक्यूशन जो केसेस पेश करती है वो सबूत ही पेश नहीं करते। अगर ये 3 साल में कोई सबूत पेश नहीं कर सकते तो हम ये कैसे उम्मीद कर लें कि ये 3 महीने में सबूत पेश कर देंगे। अब शाहिद हकान अब्बासी के केस की आप मिसाल ले लें कि अदालत ने जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है ज़मानत का, उसमें आप देखें कि उन्होंने किस तरह से, वो पंजाबी में कहते हैं फटियाँ उखेड़ दी हैं इनकी, कि इन्होंने नैब ने किया क्या है कि जो केस था उसका उसमें जिक्र ही नहीं है। जब आप केस इस तरह से बनाएंगे तो फिर क्या होगा? जब आप 21 किलो आप पे हेरोइन निकल गई, आप मंशियात में पकड़े गए, और आपने अभी जो जिक्र किया कि जनाब वो गाड़ी की सुपुर्दारी का मामला है वो ज़मानत में, मैं तो कहता हूँ कि जिससे 21 किलो नहीं 21 ग्राम निकले उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। सही बात। अगर 21 किलो किसी से मंशियात बरामद हो तो उसको तो 21 दिनों में फांसी पे लगना चाहिए, जो पूरी नस्ल को ख़त्म कर रहा है, ख़राब कर रहा है। तो इसका मतलब तो ये है ना कि कहीं ना कहीं कोई ख़राबी ज़रूर है। लिहाजा हमें सिर्फ इस बातों के, हमें नए से नए इदारे बनाने, फिर नए उन इदारों में चीज़ें करनी और फिर उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना। जब तक हम इन तमाम चीज़ों पे गौर नहीं करेंगे, इन तमाम चीज़ों को पसे पुश्त डाल के मुल्की मफाद को सामने नहीं रखेंगे, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि हमारे मसाइल हल हो सकें। बिल्कुल सही। इमरान याकूब साहब, आपका पॉइंट आ गया सर, एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। जी वेलकम बैक। कुछ बात हमने की नैब के हवाले से, और यकीनन जो इस वक्त मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं वो बड़ी हद तक अपनी जगह पर दुरुस्त भी हैं। अब जो चेयरमैन नैब हैं, अक्टूबर में उनके ओहदे की मुद्दत पूरी हो रही है, लेकिन उनको हटाने के हवाले से भी एक मूव इस वक्त चल रही है और बड़ी देर बाद वो चीज़ सामने आई। खैर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब कश्मीर इलेक्शन पर हम बात करते हैं। ब्रिगेड साहब, इस वक्त अब जिस तरह देख रहे हैं कैंपेन है, मैं सिर्फ कश्मीर इलेक्शन की नहीं बात करूंगा। मेरा सवाल ये होगा कि इस वक्त जो 3 बड़ी जमातें हैं मुल्क की, एक बरसर इक़्तिदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी जो सिंध में है, और उसके बाद आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देख लें, तीनों एक दूसरे को नाअहल बताने पे तुली हुई हैं। ये क्या बस रिवायती रस्मी सियासत है, या हम ये समझ लें कि शायद कोई भी अहल नहीं है, हर कोई एक दूसरे की नाअहलियाँ और नालायकियाँ गिनवाता है? देखें अरसलान, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, ऑनेस्टली आई फील, कि एक दूसरे को पर्सनल लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कश्मीर के इलेक्शन में आपने कौन सी कश्मीर की बात की या कश्मीर का मैनिफेस्टो दिया कि आप जी हम कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में ये डेवलपमेंट करेंगे, ये वहाँ के यूथ के लिए हमारे प्रोग्राम है, ये मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक तो ये बात। नंबर 2, उसके बाद अगर मरीम नवाज ये बात करती हैं कि जी वो आप ये कह रहे हैं जी ये चीनी चोर, आटा चोर, कश्मीर चोर, आई मीन ये हम कौन सी सियासत कर रहे हैं? 8 जुलाई को बुरहान वानी की शहादत का दिन था। आई थॉट कि उस दिन ये सब एक दफ़ा एटलीस्ट एक दिन के लिए या तो उनसे इज़हार यकजहती के लिए उनका बड़ा जिक्र करेंगे, उनकी शहादत की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, वो भी नहीं की गई। आज आपके सामने आज जो 13 जुलाई है, इसमें भी किसी ने भी जो हमें कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं की, कोई ऐसा जिक्र नहीं किया गया। हम कश्मीरियों को क्या मैसेज दे रहे हैं? खासतौर पर अक्रॉस द रीजन आप कह रहे हैं कि क्या आपने कश्मीर को बेच दिया, तो आपने क्या पॉलिसी किया है? आप आएंगे तो आपने क्या वहाँ पर करना है?
उनके लिए 370 कैसे आपने ख़त्म करवाना है, 35A कैसे करवाना है, उनके अट्रॉसिटीज कैसे बंद करना है, क्या कश्मीरियों की मदद करेंगे। कोई किसी ने कोई बात नहीं की सिवाय इल्ज़ाम। मुझे बड़ा हैरानी है इस बात के ऊपर कि आप ये कश्मीर में जाके कश्मीर की बात तो करें, मकबूजा कश्मीर की बात करें, आज़ाद कश्मीर की बात करें, कोई जिक्र नहीं। तो ये सिर्फ पर्सनल अटैक करने थे कि ये हमारी मुल्क की सियासत रह गई, चाहे वो PTI के है और ज़्यादा है मुझसे कि PMLN को अगर आपने देखा मरीम नवाज को जो वो बातें कर रही हैं, जिस तरीके से बात कर रही हैं, कश्मीर की आप कह रहे हैं मैं बेटी हूँ, आपके वालिद कश्मीरी हैं, आपके सोन कश्मीर चाचा कश्मीरी हैं, तो देन यू नॉट टॉकिंग अबाउट कश्मीर। कश्मीर के लिए क्या करेंगे आपने आने के बाद क्या। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में आप ये एक लम्हा फिक्री हमारे लिए है कि क्या हमारी सियासत यही रह गई। एक तो सबसे खतरनाक बात ये होगी ये सब जो आज रिवायत कायम कर दी गंडापुर साहब ने और मुराद सईद साहब ने, उस पर क्या कहेंगे सर? एब्सोल्युटली इट इज नॉट वारंटेड, कभी भी नहीं कहना चाहिए। देखें, आपको हुकूमत को फिर भी सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहिए, आपके पास इनिशिएटिव होता है। आप जो वो बात कर रहे हैं, आप अपनी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं कि कश्मीर में आप क्या करना चाहते हैं, आपने क्या किया 3 साल में और आगे क्या करना चाहते हैं कश्मीर के लिए, ताकि वहाँ के लोगों को पता चले कि PTI या PMLN या पीपल पार्टी ने क्या करना है और आगे मकबूजा कश्मीर के लिए क्या करना है। ये बात है, ये बड़ी अरसलान एक और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन जो हो रही है ना, हमारी पार्टी आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ रीजनल पार्टी रह रही है और ये बड़ा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है कि आप PMLN जो है वो आपकी सिर्फ पंजाब में रह गई है, पीपल पार्टी सिंध में रह गई है, PTI अभी फॉर द टाइमिंग है कि नेशनल पार्टी चल रही है, लेकिन इसका क्या एंड होता है वो हमें नहीं पता। सो ये सारी पार्टियों को नेशनल पार्टी होना चाहिए, तब जाके मुल्क फेडरेशन स्ट्रांग होगा। ये हमें सबको सोचना चाहिए, ये बड़ी खतरनाक खेल खेली जा रही है। इनएडवर्टेंटली पार्टीज को भी नहीं पता कि उनको कौन चला रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा नैरेटिव दिया हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान खुदा न खासा कमजोर होता जाए और सूबे स्ट्रांग बिल्कुल होते सही, हैं। राइटली सेट। मैं ज़रा इमरान याकूब साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। इमरान याकूब साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त इस सारे मामले को, जिस तरह के बयानात हैं, और मैं ख़ास तौर पर शायद चलता ही है पैसा, हम सब जानते हैं, लेकिन इतना पैसा दूंगा, इतना दिया है GB में, सारे TV चैनल्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं बराह रास्त, ये कभी सुना था आपने पहले? कम से आपका तजर्बा मेरे से बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है, आपने कभी सुना हो तो शेयर कर। अरसलान साहब, हमारा अलमिया ये है कि हमारी सियासत में ना अब वो चीज़ें हो रही हैं जो कभी ना देखी ना कभी सुनी। मुझे आप ये बताएं कि जब आपके वफाकी वज़ीर जो हैं कश्मीर अमूर के, वो बबांगे दहल वो यहाँ पे जाके खड़े हों और इस बात का एतराफ़ करें और इस पे फ़ख्र महसूस करें कि हमने जी वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी तरह से मैदान मारा था और हम यहाँ भी इसी तरह से मैदान मारेंगे, और फिर दूसरी मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं उनकी लीडरशिप के बारे में जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं। मुझे आप ये बताएं कि मुराद सईद साहब हों या कोई भी वफाकी वज़ीर हो, हुकूमत का रोल क्या होता है? हुकूमत का रोल बड़े भाई का होता है। इस तरह की लैंग्वेज तो माजी में अपोजिशन की तरफ से भी इस्तेमाल नहीं की जाती रही, जिस तरह की लैंग्वेज जब हमारे हुकूमत के लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। फिर कश्मीर के इलेक्शन में अपोजिशन का रवैया आप देख लें, अपोजिशन भी जिस तरह से हुकूमत के लत्ते लेती है उसमें भी कोई दूसरी राय नहीं, स्वाय हमारे कश्मीर के इलेक्शन में इस बात के कि इन्होंने कश्मीर का जिक्र किया हो, कश्मीर के मामलात को डिस्कस किया हो, एक आम कश्मीरी की महरूमी को डिस्कस किया हो, एक आम कश्मीरी की जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से सोच पाई जाती है उसको डिस्कस किया हो, या मकबूजा कश्मीर को इंडिया के तसल्लुत से छुड़वाने का जिक्र किया हो। इसके अलावा इन्होंने तमाम बातें की हैं। असल में इन्होंने कश्मीर इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है, और ये जो आने वाले हमारे आम इंतखाबात हैं पाकिस्तान के, उनकी वहाँ पे नेट प्रैक्टिस की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी हो, मरियम नवाज़ हो या PTI की क़यादत हो, ये सब इस बात में मसरूफ़ है कि सिर्फ़ और सिर्फ उस मैदान में एक ऐसी तकरीरें की जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए और यहाँ इस तरह की प्रैक्टिस की जाए जिस पे हम आगे पाकिस्तानी इलेक्शन जब हों तो उसमें भी उसको आगे लेके चल सकें। अगर यही वतीरा रहा तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जब 2023 में इलेक्शन होंगे, या अगर जैसे कहा जा रहा है कि शायद जल्दी हो जाएं, 2022 में भी हो सकते हैं जी जी, तो अगर जब भी 22 में हों या तो अपने वक्त पे 23 पे हों, जब भी हों,
इलेक्शन होंगे, तो इसका मतलब है यहाँ तो इस तरह की अगर लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, इस तरह के मामला हुए, तो मुझे डर है कि कहीं हमारे इलेक्शन खूनी इलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि हमारी सियासी क़यादत हुआ उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, वो आम कारकुन को बदतमीज़ी का जो कल्चर है उसमें फ़रोग देते हुए मजबूर कर रही है, नफ़रतें बढ़ा रही है। सियासी क़यादत बजाय नफ़रतें ख़त्म करे, यहाँ पे उसके बिल्कुल उलट चलन चल रहा है। ये सारी इमरान याकूब साहब, आपको याद होगा कि यहाँ तो बात मारामारी तक आ गई। पहले जब कारकुनान पार्लियामान के बाहर थे, फिर दूसरा मंजर पार्लियामान के अंदर देखा जब गुत्थम गुत्था होकर गाली गलोच करने तक आ गए, फिर गाली देने की सफाई दी गई। तो कोई बईद नहीं है जिस तरह आप बात कह रहे हैं, ये मामलात उसी तरफ बढ़ रहे हैं। एंड ये बड़ी सोचने की बात है मेरे ख्याल से, सबके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हुकूमत जो बयानात देती है या जो अपोजिशन देती है, तलखी बढ़ती जा रही है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स डोमेन में रहते हुए होनी चाहिए। मैं अब ज़रा कमेंट ले लूँ हफीज़ शेख साहब वाले मामले पे। ब्रिगेड साहब, पहले आपसे ले लेता हूँ, फिर इमरान साहब की जानिब आऊँगा। एक शख्स वज़ीर ख़जाना रहा, वो जो चार्जेस हैं वो उस वक़्त के हैं 2011 ऑनवर्ड्स के। उसके बाद वो शख्स दोबारा आए, वो दोबारा बतौर वज़ीर ख़जाना उन्होंने सर्व किया, सेनेट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, सारी चीज़ें हो गई, और फिर आज अचानक ख्याल आता है इस इदारे को कि वो उन्होंने नाजायज़ इस्तेमाल, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया था। अब ये भी होना रह गया था बाकी ब्रिगेड से। आई थिंक इस्लाम, ये इट इज़ वेरी अनफेयर। आपका हमारा जो कौमी अदारा है नैब का, उनके चेयरमैन को इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। अगर उनका केस था, पहले से ये चल रहा था, इंक्वायरी स्टेटस का रेफरेंस बनने मीन्स कि पहले इसकी कंप्लेंट वेरिफिकेशन हुई, इसकी इंक्वायरी हुई, फिर ये कन्वर्ट हुई इन्वेस्टिगेशन में, फिर रेफरेंस बनना का इतना पुराने केस आपने पहले हाईलाइट क्यों? वाई वर मेड फाइनेंशियल लीडर, ताकि वो और करप्शन करे। आपने क्यों हुकूमत को नहीं बताया, हाईलाइट क्यों नहीं किया गया? जिस वक्त उनकी नॉमिनेशन हो रही थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का आई थिंक स्टांस बड़ा क्लियर है कि कोई भी इसका केस नैब में चल रहा हो, टिल द टाइम ही गेट्स क्लियरेंस, उनको कोई भी ऐसी जॉब नहीं दी जाएगी सेंसिटिव। एंड इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव फॉर पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर। और अगर वो आए, आप उस वक्त खामोश रहे, उसके बाद दोबारा आए, फिर उसके बाद सेनेट के चेयरमैन के लिए आपने उनको क्यों क्लियर किया? सेनेट के चेयर के लिए और नेशनल असेंबली के चेयर इलेक्शन के लिए बाकायदा नैब से क्लियरेंस ली जाती है कि नथिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट दिस कैंडिडेट। आपने वहाँ पर भी कुछ किया, तो ये कैसे कर दिया है? इसके लिए मेरे ख्याल में नैब को जवाब होना चाहिए और हुकूमत को इनसे पूछना चाहिए कि अगर ये केस था तो हमें क्यों नहीं बताया। इसलिए मैं ज़रा इसमें एक और नुक्ता तलाश कर रहा हूँ। मैं ज़रा इमरान साहब से पूछा, तो इमरान साहब, क्या अब तासुर ये मिल रहा है कि शायद जो एक बात कही जाती है कि हुकूमत के कहने के मुताबिक ही नैब एक्शंस करती है, तो उस वक्त हफीज़ शेख साहब ज़रूरत थे तो लिहाजा नैब को रोक दिया गया होगा। मेरी एक आम सी अंडरस्टैंडिंग ये है, और जब वो ज़रूरत नहीं रहे तो अब कहा हो गया परस्यू करें आप। अरसलान, ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखिए अपोजिशन क्या इल्ज़ाम लगाती है, अपोजिशन इल्ज़ाम ही ये लगाती है कि नैब न्याजी गठ जो रहा है, वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जब आप नैब आप के हवाले से आप पे इस कदर ज़्यादा तनकीद की जाती है और ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो फिर आपको तो उसमें मज़ीद मोहतात होना चाहिए। आपको अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसका शायबा तक भी आम कम अज़ कम नज़र नहीं आना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे इन चीज़ों को तक़वियत ऐसे मिलती है कि आज मिसाल के तौर पे आज के दिन एक वफाकी वज़ीर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो कहेंगे जी फ़लाँ काम होगा, अब देखिएगा ये होगा, तो अगले दिन नैब उसको नोटिस भेज देता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शायद अंडरस्टैंडिंग कोई है। मैं ज़ाती तौर फिर ये तो आप क्रेडिट देना कि ये खुल के काम करते हैं। एक वजीर अगर कश्मीर में पैसों की खुल के बात करता है, एक नैब के हवाले से खुल के बात करता है, तो ये तो क्रेडिट देना, खुल्लम खुल्ला करते हैं जो करते हैं सर। वजीर कहता है परवाह नहीं है, उधर वजीर कहता है पैसे दूंगा, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं सर, अप्रिशिएट कर। बात ये है कि इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। देखें मामला ये बड़ा संगीन तो नहीं कहना चाहिए, सेंसिटिव ज़रूर है। ये मामला इतना सेंसिटिव है कि अगर आप अपने इस तरह के इदारों को, जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि हमारा कौमी इदारा है, तो क्या हमने ये
कसम खा ली है कि हमने अपने तमाम कौमी इदारों को तबाह करके ही रहना है? क्या हमने अपने तमाम कौमी इदारों की जो इज्जत है वो खाक में मिला के रहना है? हमने क्या उनकी डिग्निटी को ख़त्म करके रहना है? क्या हमने अपने तमाम कौमी इदारों का स्टेटस ऐसा कर देना कि लोग उस पर एतमाद ना करें? तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है। असल चीज़ें ये हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक होंगी अगर हुकूमत खुद उनको ठीक करना चाहेगी। हुकूमत अगर खुद इस तरह का चलें सर, लेट्स होप के ये चाहें। अब तो हम देखते हैं कि 3 साल गुजर गए, अब तक तो हुकूमत ने नहीं चाहा। आप अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे थे तो शायद 1 साल मजीद हो। लेट्स होप के ये वाकई चीज़ों को ठीक करने की तरफ जाएं, फिर ही हम अपोजिशन से तवक्को करेंगे कि वो भी एक कदम आगे बढ़ाएं और मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, जो कि बज़ाहिर एक अनहोनी सी लगती है, एक मुश्किल काम लगता है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, इमरान याकूब साहब, आप दोनों के वक्त का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।